बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NH24 इंडिया में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो है तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया बुक, ठीक है। हम इंडिया बुक की जो है आज ये 5वां लेक्चर है इंडिया बुक का। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं या लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर देख लें। आज हम पढ़ेंगे 5वें पार्ट में। आज हम क्या पढ़ेंगे? वाणिज्य, ठीक है। वाणिज्य और वाणिज्य सूचना संचार और प्रौद्योगिकी, ठीक है। सूचना संचार और प्रौद्योगिकी, ठीक है। देखिए 8वां चैप्टर हमारा कौन सा? 8वां चैप्टर है और 5वां हमारा ये वीडियो है, ठीक है। देखिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी बात की गई है। इसे हम देखो जो कि आपके ऐप हो जाते हैं, ठीक है। ऐप हो गए, पोर्टल हो गए, मोबाइल ऐप हो गए, पोर्टल हो गए। इसके बारे में जो है आप जो है अच्छे से कब जानकारी ले पाओगे? जब जैसे मान के चलो कोई पोर्टल अभी लॉन्च किया सरकार ने, उसको खोलो, उसको देखो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। तभी आपको आपके दिमाग में वो सेट हो पाएंगी। जैसे कि अगर अभी मान के चलो आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है। अगर आप इसको चला के नहीं देखोगे तो आप कैसे पता चलेगा? आपको जो डाटा है इतना याद नहीं रह पाएगा। जो आप विजुअली देख लेंगे या अपने खुद उसको अनुभव से चला के देखेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है दिमाग में वो सेट हो जाएगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, द्वारा जो है NIC द्वारा किया जाता है। इसका NIC, ठीक है, NIC द्वारा। ये मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मिशन है ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक के सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस वगैरह जो है जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विस्तार और देश के इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना। संचार मंत्रालय का काम डाक और एवं दूरसंचार विभाग की देखरेख करना। डाक में जो है आपका जो है क्या है, ये भी तो आपका जो है सूचना, ठीक है, और दूरसंचार विभाग ये सब सूचना में आते हैं, ठीक है। इन विभागों की विशेषता, गतिविधियों और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यह है देखो इमिटी और यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गई अब। तो उसके अंदर जो है उस चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे अच्छे से। देखिए भारत में 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। सबसे मेन हेडिंग क्या क्या हो गई इसमें देखो। भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले जो है 1786 में डाक प्रणाली, कौन सी? डाक प्रणाली का जो है प्रारंभ किसने किया था? ये लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ठीक है। बस इतनी चीज आपको याद रखना है। इसमें से इसे 1774 में वारेन हेस्टिंग ने आगे बढ़ाया इसको और जो है मतलब प्रमोट किया, ठीक है। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। डाक नेटवर्क का विस्तार 1786 से 1793 के दौरान हुआ, ठीक है। कब हुआ? डाक नेटवर्क का जब विस्तार हुआ था वो कब हुआ था? इस डेट में हुआ था, ठीक है। 1786 से 1793 के दौरान हुआ। वर्ष 1837 के एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। नियम बनाया इसके लिए, नियम व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तत्कालीन 3 प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया जा सके। इसके बाद 1854 के डाकघर अधिनियम के संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था के स्वरूप को बदल दिया गया और 1 अक्टूबर 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए जाने लगे। और देश में पहला डाक टिकट उसी समय जारी किया गया था। डाक टिकट जो है जिससे डाक टिकट जारी किए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसी टाइम जो है उसको चालू किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से जब चलाने लगे, प्रशासनिक तरीके से जब चलने लगे, सरकार जो प्रशासन के द्वारा चलने लगे, तब क्या हुआ? पहला जो है देश का पहला डाक टिकट उसी टाइम जारी किया गया था, ठीक है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। आधुनिक डाक प्रणाली का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है और इसी प्रणाली का विस्तार लॉर्ड क्लाइव। ये बिल्कुल हमने गलत है, ये हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। देखो हमने क्या पढ़ा है, सॉरी, वारेन हेस्टिंग जो है आगे बढ़ाया है किसे? डाक प्रणाली को, और लॉर्ड क्लाइव ने जो है इसको शुरू किया है। तो क्या कहता है? आधुनिक डाक लॉर्ड क्लाइव। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल गलत, ये भी गलत। क्यों?
क्योंकि ये यहाँ आना चाहिए था, सॉरी ये यहाँ आना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें दोनों ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले आगे देखिएगा। डाक विभाग संचार मंत्रालय, देखो ये इस तरीके से इसका जो है पोर्टल होता है, ठीक है। क्या है ये, पोर्टल कहलाता है। देखो ऐप और पोर्टल में देखो क्या अंतर है। ऐप क्या होता है, आपके एंड्रॉयड में चलता है। पोर्टल क्या होता है, कंप्यूटर से हम आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको ऐप कहते हैं, ठीक है। और जो भी जो गवर्नमेंट का डेटा होगा ना वे तो इस पे सब जो है आपको मिलेगा, ठीक है। देखो इतने जो है डाकघर हैं, उसके कर्मचारियों को अब तो इसके अंदर क्या होता, डाकघर में जो है आधार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड भी डाकघर के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी, अब देखो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके अंदर ही जो है अभी एक ऑप्शन कर दिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें ही, ठीक है। देखो अब वित्तीय सेवाएं, देखो डाकघर की दो सेवाएं बना दी गई हैं, एक तो वित्तीय सेवाएं और एक नवीन और मूल्य संवर्धित सेवाएं, ठीक है। ये जो है दो तरीके की जो है वो बना दी गई है, वित्तीय सेवाएं हो गई हैं और ये नवीन मूल्य संवर्धित सूचना। देखो क्या हो गया, म्यूचुअल फंड बिक्री, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड है, और अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना भी इसके अंतर्गत कर दी गई, और यह सुरक्षा योजना, कोर बैंकिंग समाधान और एटीएम का सुकन्या समृद्धि योजना, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामीण, ठीक है, ये भी इसके अंदर। स्पीड पोस्ट हो गया, डाकघर नेटवर्क का पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में कार्य करना हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस पर्सनल, जो एक्सप्रेस तेज वाले जो पार्सल होते हैं उसको बेचाने का बिजनेस पर्सनल हो गए पार्सल होता है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी मेथड कर दिया गया है इसमें, बिजनेस पोस्ट, मीडिया पोस्ट, रिटेल पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। और यात्री आरक्षण सेवा, इसमें जो है जो रेलवे के टिकट हुआ करते थे वो इसमें हुआ करते थे, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी पड़ा करती थी। सार्वभौमिक बॉन्ड योजना, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत ही। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर ई भुगतान इसके अंदर ही तो है, ठीक है, इसके अंदर ही आता है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखो कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाक विभाग भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजना चलाता है, ठीक है। वित्तीय मंत्रालय इन योजना के संबंधित ढांचागत और नियमों को फेरबदल करता है और डाक विभाग की परिश्रमिक भुगतान करता है, परिश्रमिक जो है भुगतान करता है, ठीक है। डाकघर लघु बचत योजना में बचत बैंक सुविधा, ठीक है, टाइम डिपॉजिट, मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन खाते जैसी योजनाएं शामिल हैं। बताइए इसमें जनधन खाते वाले जो है योजना तो इसमें है नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। लघु बचत योजना, ठीक है, आपको इसमें देखने मिलेगी। और ये जो है फेरबदल, ये जो है परिश्रमिक भुगतान कर, ठीक है, डाक विभाग को परिश्रमिक भुगतान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश है। निवेशों का समूह मिलकर अल्प विधि के विनिवेश या अन्य प्रतिभूतियों का निवेश करते हैं। वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति के नियम बोर्ड द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश और नियंत्रण के बनाए जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सेबी, जैसे सेबी, ठीक है, सेबी की स्थापना बताएं कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताते रहें। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन
योजना, ठीक है। ये वित्तीय सेवाओं में जो है आपको देखने को मिलेगी क्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना। देखो राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है, जैसे मान के चलिए आप जो है किसी भी सरकारी अगर जगह पर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं सरकारी उसमें, तो आपका हर महीने ना कुछ अंशदान कटता है, ठीक है। क्या कटता है, अंशदान। अंशदान का मतलब जो कि बहुत कम ना के बराबर जो है आपकी जो है राशि काटी जाती है। मान के चले आपके अगर 40,000 की इनकम है, तो उसमें से अगर 100 रुपये अगर काट लेंगे वो लोग, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वही आपका जो है फंड बन जाता है, जो कि बाद में क्या होता है, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आपको जो है मिलना शुरू हो जाता है। 2009 में सरकार ने नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें पहले नवीन पेंशन योजना कहा जाता था। डाक विभाग राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत गरीबी इकाई भारतीय डाक व्यवस्था में आम जन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, 18 से 55 वर्ष की आयु तक कोई भी भारतीय नागरिक पेंशन योजना का लाभ ले सकता है और 60 वर्ष की आयु के तहत योजना का अपना अंशदान कर सकता है। पेंशन अंशदान का निवेश पेंशन फंड नियामक और भुगतान करता क्या है, प्राथमिक और मुताबिक उसकी पसंद के योजना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, विस्तार व्यापारी वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए ये एक योजना है राष्ट्रीय पेंशन योजना। ये योजना जो है वो कैसी है, ये योजना एक ऐसी योजना है कि इसमें जो है क्या होगा, जो भी बंदा मतलब जो भी जो है मतलब जो कारोबार करते हैं, ठीक है, वो अगर चाहें तो इस योजना को जो है भर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद जो है 3,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह। कब मिलेंगे, देखो उसकी आयु इस टाइम पर जो है, अगर आप ये वाला योजना अगर का लाभ उठाना चाहते हैं तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। अब इसमें वार्षिक टर्नओवर जो है आपका जो है 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। और सरकारी पोषित या जो कोई भी आप योजना का लाभ ना ले रहे हो और इसके सदस्य का आयकर दाता ना हो। देखो इसके सदस्य कैसे हैं, आयकर दाता ना हो, मतलब आयकर ना भरते हो, ठीक है। और स्वैच्छिक अंशदान पेंशन योजना, देखो इसमें क्या है, आपको जो है हर महीने जो है कुछ ना कुछ अंशदान जो है मासिक अंशदान जो है देना पड़ेगा। और ये जो है पेंशन का भुगतान कौन कर रहा है, LIC द्वारा जो है किया जा रहा है। आपके अकाउंट से जो है अकाउंट इसमें लग जाता है, उसमें जो है ऑटोमेटिक जो है अकाउंट से आपके पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। और उसमें पहुँचते रहेंगे, जैसे ही आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद में आपको 3,000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है व्यापारिक और स्वरोजगारियों के लिए है, ठीक है। किसके लिए, व्यापारियों के लिए, ठीक है। तो इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखो, कोर बैंकिंग समाधान और ATM सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में जो है इसकी बात भी हम अच्छे से करेंगे और इसके बारे में बताएंगे क्या है ये, ठीक है। देखो कोर बैंकिंग समाधान ATM की स्थापना। देखो कोर बैंकिंग समाधान भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा बन गया है, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं हम, पोस्ट पेमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चल रहा है इस वक्त। इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक सूचना अवसंरचना के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लगाना है। इसका परियोजना का उद्देश्य चालू और योजना अवधि के दौरान लघु बचत योजना के लिए सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान को लागू करना। परियोजना में कहीं भी कभी भी बैंकिंग, ATM वगैरह इंटरनेट की बैंकिंग सुविधा के लिए, ठीक है। और बात करें हम सुकन्या समृद्धि योजना। कन्या शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए कन्या समृद्धि योजना नामक एक लघु बचत योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। योजना के अंतर्गत शिशु के नाम पर उसके कानूनी सैनिक अभिभावक एक खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना का अधीन वे 2 कन्याओं के नाम पर उनके जन्म से 10 साल बस। देखो इसमें क्या है, ये योजना मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, आपकी बच्ची जो है, लड़कियाँ जो हैं 2 का भरवा सकते हो आप, घर में से 2 लड़कियों का, 1 और 2, ठीक है। दोनों बच्चों का आप भरवा सकते हो। और इसमें भरवाने के बाद में इसमें आप क्या करेंगे कि हर महीने जो है आपको 1,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो लगभग, अगर ये आपने
21 साल तक जमा किए, ठीक है, अगर 21 साल तक आप जमा करोगे तो इसमें क्या होगा, आपको जो है लाभ मिलेगा। और कितना लाभ मिलेगा, लगभग अगर आप हिसाब लगाओगे तो लगभग 21 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जो है आपको मिल जाएंगे। वो क्यों मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे, जो भी आप रकम जमा करोगे उसका जो है आपको 8% या 8.5% लगभग जो है ब्याज मिलेगा, जो कि चक्रवृद्धि होगा। कैसा होगा, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि के बारे में आप जानते होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो पैसे मिला, अगर आप 18 साल में अगर आप निकालते हैं, उससे पहले निकालते हैं, अगर 18 नहीं, या फिर आपको जो है 21 साल का जो है टाइम होता है, इसका टाइम पीरियड, अगर आप 21 साल में से पहले अगर निकालते हैं पैसा, तो आपको जो है उसका आधा पैसा मिलेगा, जो भी होगा आधा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है एक योजना है जो इस टाइम प्रेजेंट में भी चल रही है, बेसिक कोर बैंकिंग समाधान और एटीएम, ठीक है। तो आप इसमें देखें, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है, और इसमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम की फुल फॉर्म होगा ये, सॉरी, ठीक है। तो आप इसको देखें, एज पर प्योर डेफिनेशन कोर बैंकिंग रेफर्स टू अ centralized system established by a bank which allows its customer to conduct their the business irrespective, ठीक है, ऑफ द बैंक ब्रांच। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है एक कोर बैंकिंग समाधान के लिए जो है एक छोटे छोटे जो है बैंक बना दिए जाते हैं, उसके लिए जो है सारी चीज़ों का जो है मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है। एटीएम जो है बैंकों में जो है ज़्यादा भीड़ ना लगे, उसके लिए एटीएम की सुविधा दे दी गई, ठीक है। तो हर चीज़ का इसलिए जो है इसको जो है और अच्छा जो है करा जा रहा है, वो कोर बैंकिंग समाधान जो है किए जा रहे हैं, एटीएम लगा के या फिर मिनी बीसी पॉइंट, ठीक है, बीसी पॉइंट प्रोवाइड करा के। तो ये चीज़ें जो हैं जितनी भी हैं ये कस्टमर के जो है हेल्प के लिए हैं, ठीक है, किसके लिए, कस्टमर के लिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन करिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना SSY बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है। SSY के केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। SSY में निवेश का इनकम टैक्स कानून सेक्शन, ठीक है, इसके तहत एक जो है छूट मिली है। एक दो का एक क्या है, एक है कन्या सुकन्या, ये एक तो है सुकन्या और एक है कन्या समृद्धि योजना। सुकन्या एक तो है कौन सी वाली है, सुकन्या योजना एक ये है कि इसमें जो आप क्या करोगे, जो छोटा बच्चा है आपका, ठीक है, एक योजना ये है कि जो छोटा बच्चा है जब पैदा हुआ तो उसके जो है स्टेप बाय स्टेप उसको 15,000 रुपये मिलेंगे, उसके काय के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। धारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, वित्तीय सेवाएं। देखिए मैंने अभी बात की थी भारत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, देखो ये लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसमें क्या कहा गया है, इन भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया गया है इसको। तो आपको यहाँ पे एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हो, आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, आप बार कोड एक बना हुआ कार्ड होगा वहाँ से जो है उससे जो है पैसे निकाल सकते हैं। बार कोड होगा, एक चकोर बार कोड होगा उस पर, ठीक है, उस पर बार कोड बना हुआ होगा, उससे जो है आप पैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी देखो, सेल्फ ऑन बोर्डिंग और ये बैंकिंग जीरो इनिशिएट डिपॉजिट, ठीक है, जीरो खाता है ये, ठीक है, बैंकिंग और फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, अब फिर अंगूठे के द्वारा जो है आधार का पैसे निकल जाएंगे, ठीक है, गो डिजिटल IBB। और इस चीज़ों में जो है, इनमें जो है आपको पोर्टल पे सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी, तो आप पोर्टल पर ज़्यादा देखा करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। IPP में यह है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, बचत खाता, रेगुलर, डिजिटल और बेसिक सेविंग अकाउंट, तीनों में ही अकाउंट पर 4% सालाना ब्याज दिया जाता है। इन खातों को जीरो बैलेंस का ऑनलाइन भी खुलवाया जा सकता है, किंतु न्यूनतम धन राशि रखने का प्रावधान है। इस अकाउंट में 1 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकते हैं।
IBPM को डेबिट कार्ड या चेक बुक नहीं मिलती। ठीक है, इसमें से कौन से जो है आंसर सही होगा? देखो ये वाला जो है पीछे छूट गया है, इसको देख लेते हैं पहले, फिर बाद में उसको देख लो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसा बैंक है जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग जोड़ने की कोशिश की गई है। जहां बैंक नहीं है वहां इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक के शहरी क्षेत्रों में ऑफिसों में खाता खुलवाया जा सकता है। ये पोस्ट ऑफिस की बचत खाते से अलग है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से अलग होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते के पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से जोड़ा जा सकता है। इसका पूरा अस्तित्व स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है, मतलब इसका जो है पूरी देखरेख कौन करती है? भारत सरकार। और एक चीज़ जो दूसरे से अलग बनाती है वह है पोस्ट ऑफिस के पास 3 लाख से ज़्यादा जो है डाकिये और डाक सेवक हैं। ठीक है, जो आपके घर जाके भी आपको जो है पैसा दे सकते हैं। वो मोबाइल और बायोमेट्रिक उपकरण लेकर लोगों के घर घर जाकर जो है सुविधा देते हैं। और अगर किसी भी कैश चाहिए तो जो है ATM ले जाने की बजाय उसे खुद जो है उसके घर चले आएंगे। एक वो आती है मशीन, आती है पोस्ट मशीन, जिसमें कार्ड लगाते हैं, स्वैप करते हैं, पैसे जो है वो दे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, फोन बैंकिंग और QR कोड से बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन देख ले, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है, और ये दूसरा वाला जो है ये गलत है। ठीक है, ये कह रहे हैं इस खाते में जो जीरो बैलेंस ऑनलाइन खुलवाया जा सकता है, किंतु न्यूनतम धनराशि रखने का प्रावधान है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूनतम धनराशि रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। और इसमें डेबिट कार्ड, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको, चेक बुक आपको नहीं मिलती है इसमें। ठीक है, बस आपको एक बारकोड वाला जो है कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, नवीन और मूल्य सर्विस सेवाएं, एक्सप्रेस पर्सनल और बिजनेस पर्सनल, ये जो है पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल। पार्सल मतलब जो हम जिसको कहते हैं रजिस्ट्री कराते हैं हम किसी भी की चीज़ को जब पहुँचाने के लिए उसको ही। ठीक है, भारत में बढ़ते हुए ई-कॉमर्स बाजार के पार्सल खंड के गति दी गई है। जो पहले क्या होता था, आज हमने पार्सल भेजा, कोई भी बॉक्स भेजा या कोई भी चीज़ भेजी हमने, तो वो 8-10 दिन में जाया करती है। अब 3 दिन में पहुंच जाती है, 3-4 दिन में वृद्धि हुई। और इसी तरह जो है C2C श्रेणी में भी आवश्यकता पूरी करने की गुंजाइश है। एक्सप्रेस पर्सनल पार्सल और बिजनेस पार्सल सेवाएं सरकार द्वारा 2013 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2013 में। और पूछ लें आपसे एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल की सेवाएं कब से शुरू की गई? 2013 से। एक्सप्रेस पार्सल खुदरा व थोक ग्राहकों के लिए विशिष्ट पार्सल सेवा है। इसके जरिए पार्सलों की समय वृद्धि तथा सुरक्षित होम डिलीवरी की जाती है। होम डिलीवरी हो जाती है अच्छे से। सही है, पारगमन के समय ना लगे, इसलिए जो है ज़रूरत के अनुसार जो तुरंत ही इन पार्सलों को हवाई जहाज़ के माध्यम से भेजा जाता है। देखो इसमें टाइम ना लगने की वजह से इसे हवाई जहाज़ के जरिए जो है भेजा जाता है। और एक्सप्रेस पार्सल जो है 0.5 किलोग्राम वजन पर शुल्क लिया जाता है। कहने का मतलब ये 0.5 जो अगर होगा तो तुम्हारा शुल्क लिया जाएगा। और जबकि ग्राहकों अधिकतम जो 20 किलोग्राम पर, संविदा ग्राहकों 35 किलोग्राम के पर शुल्क लिया जाता है। कहने का मतलब यह है अगर लगभग 70 ग्राम का होगा तो आपको 41 रुपये देना पड़ते हैं। हम तो जो पार्सल भेजते हैं कोई भी, तो ये इस हिसाब से देना पड़ता है हमें। बिजनेस पार्सल का लक्ष्य जो कारपोरेट ग्राहकों के लिए मितव्ययी वितरण सेवा उपलब्ध कराना और श्रेणी के न्यूनतम शुल्क 2 किलोग्राम पर लिया जाता है, जो कि अधिकतम जो है 35 किलोग्राम पर है, जिसकी सेवा देश में सभी स्थानों पर दी जाती है। कहने का मतलब 35 किलोग्राम तक आप भेज सकते हो, इससे ज़्यादा और नहीं भेज सकते। ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना। ठीक है, सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-2016 में की गई वित्तीय जो है RBI द्वारा जो है लॉन्च की जा रही सार्वभौमिक बॉन्ड योजना जो है आपकी विभागीय सक्रिय संचालन द्वारा किया जा रहा है। इसका योजना का लक्ष्य सबसे निचले स्तर के जो निवेशकों तक पहुंचना और जनता के बीच पेपर गोल्ड को लोकप्रिय बनाना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होते हैं ये जो होते हैं आपके देश में बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा ऑनलाइन RTI की फीस जमा की जाती है। ठीक है, RTI क्या, जो हम सूचना लेते हैं। ठीक है, RTI अगर हम लेते हैं, अगर आपने जो एक क्वेश्चन अगर पता करोगे आप कोई भी चीज़ के बारे में, तो आपको 10 रुपये वाला जो है आप
क्या लगाओगे, पोस्टल ऑर्डर लगाओगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर और ईजी की शुरुआत की गई है। ये प्रस्ताव क्रमिक और शिक्षण विभाग द्वारा ओटीपी द्वारा जो है रखा गया है, ठीक है, TOTP द्वारा। तो आपको इसकी समझ में आ गई होगी ये चीज। इसमें क्या है, RTI की फीस जमा करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सोने खरीद वाले लोगों को वित्तीय बचत के लोगों के उद्देश्य से भारत सरकार के महत्वपूर्ण सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को भारत सरकार ने 2015 में बजट में पेश किया था, ठीक है। बॉन्ड की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, ठीक है, लघु वित्तीय और बैंक और भुगतान बैंकों का अलावा स्टॉक होल्डिंग, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये जो है कुछ चुनिंदा डाकघरों के मान्यता प्राप्त शेयरों के जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE द्वारा जो है इसको लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एजेंसी के द्वारा जो है यहाँ से खरीदा जा सकता था, ठीक है, सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर, देखो क्वेश्चन करें, इस देश के बाहर रहने वाले नागरिकों के द्वारा ऑनलाइन RTI की फीस जमा करने हेतु 2013 में शुरू की गई। ये सुविधा केवल प्रवासी भारतीयों के लिए है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये जो है प्रवासी भारतीयों के लिए, सबके लिए है, ठीक है। ये जो है ये वाला जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। ये जो आंसर है ये जो है ये गलत होगा। ये केवल प्रवासी भारतीयों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर हम देखें, देखो पहले जो था ये 2013 में जो प्रवासियों के लिए, फिर ये सभी भारतीयों के लिए कर दिया गया था। कब ये कर दिया गया था, 2014 में, ठीक है, 2014 में सभी भारतीयों के लिए कर दिया गया था ये। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, भारत में 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का सदस्य है और 192 देशों के संगठन का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा, सुगम बनाना और सुधारना। UPU के पोस्टल जो काउंसिल के चुने गए कमेटी फर्स्ट भारत सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का वह अध्यक्ष भी है, ठीक है। भारत सेवा नीति के बोर्ड के ऑफ एजेंसीज के जो ODP के जो विकासशील देशों के डाक सेवाओं के विकसित के लिए काम करता है। तो ये पूछ लेता है इसमें, UPU अंतर्राष्ट्रीय पोस्टल यूनियन 1876 में जो इसका सदस्य बन गया था भारत, ठीक है। बस इस चीज याद रखना आप। भारतीय एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन 31 सदस्य देशों में से एक है जो APPU का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों को बढ़ावा, सहयोग और सुधार लाना, साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्रों के डाक सेवाओं का सहयोग करना, ठीक है। इसके जो है डिजिटल इंडिया, देखिए डिजिटल इंडिया जो है इसकी अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया के जो है अंदर ये सारी चीज़ों को बताया गया है कि किस तरीके से जो है हमें पावर एम्पायर देखो इसका ये श्लोक है। तो इसके अंदर जो है हमें सूचना मतलब इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है, लोगों को डिजिटली जो है लोगों को सारी चीज़ों के जागरूक होना, और डिजिटल के लिए मतलब ये है कि ऑनलाइन पेमेंट लेना, पेमेंट देना। जैसे कि मान के चलो इस बात कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है तो उसमें जो है कैश लेने से जो है इंसान दिख क्या रहा है, बच रहा है, तो उससे क्या है ऑनलाइन पेमेंट जो है करने के लिए बोल रहा है ज़्यादातर। तो इसलिए अगर डिजिटल ही होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। मान के चलो कोई व्यक्ति है इसको कुछ आता नहीं है, कुछ चलाना नहीं आता मोबाइल वगैरह, तो डिजिटल पेमेंट कहाँ से कर सकता है आपको। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे उसके जो है मंत्री हैं, ठीक है, कौन है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है, जो है डिजिटल इसके में जो है योगदान कर रहे हैं संचार में, डिजिटल संचार। शिक्षा, अब देखो शिक्षा भी से डिजिटली जैसे हम आपको जो है शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो इसी तरीके से जो 2.5 लाख जो है गाँवों को जो है 2.5 लाख लोगों को जो है गाँवों को इंटरनेट से जो है जोड़ दिया गया, जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। कैसे, नेटवर्क से, कहने का मतलब इंटरनेट से।
तो इन चीज़ों ये भी इसका एक भाग था। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर देखी जाए जो डिजिटली है, ऑनलाइन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बढ़ावा देती हैं डिजिटल इंडिया को। ठीक है, और इसी का जो है मुहिम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो इसकी मुहिम चलाई गई है। ठीक है, और हम बात करें, देखो, और बात करी जाए इसके बुनियादी घटक की, देखो सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है। देखो, बात मान के चले, एक तो होता है वितरण। ठीक है, आपको जो है इसका वितरण करना पड़ेगा, और इसमें जो है डिजिटल साक्षरता, मतलब डिजिटली जो है शिक्षा जो है, सारी चीज़ों को जब तक देखो अवेयरनेस नहीं होगा। देखो अवेयरनेस का मतलब क्या होगा, मान के चलिए आपने अगर अभी अभी अगर आप कोई काम करने जा, अभी अगर तो आप कहते हो कि सरकार से कि भाई, अगर सरकार अभी कहती है कि आपको जो है ये कुछ क्या कहते हैं, आपको जो है ये वाली इस चीज़ को जो है पालन करना है, तो देखो पहले आपको उसको अवेयरनेस करना पड़ेगा कि आप जो है जैसे बिजली की चोरी को मान के चलें, तो पहले आपको इसे अवेयरनेस कराया जाएगा कि आप जो है बिजली चोरी ना करें, और आपके जो है ऊपर जो है इतना दंड लगेगा, ये होगा, तो उससे लोग घबराएंगे। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमें ये चीज़ जो है पहले जो है हमें उसे अवेयरनेस करना चाहिए, जिससे कि लोगों को जो है उसका जो है पता चल जाए। वरना कुछ लोग तो बेचारे ये होता है कि यार ये कर रहा है ऐसा, तो हमने भी ऐसा कर लिया, तो उससे जो है अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए डिजिटल इंडिया के बारे में हम देखो पढ़ेंगे अब। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका बढ़ गई है। ठीक है, कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज, ज्ञान, अर्थव्यवस्था परिवर्तित करना। कार्यक्रम के 3 विजन है, कौन कौन से? प्रत्येक नागरिकों के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना की मांग आधार पर गवर्नेंस सेवाएं, और देश में डिजिटल खाई को पाट कर नीतियों को नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम संरचना कौशल विकास तथा डिलीवरी प्लेटफॉर्म के समन्वय क्षमता को बनाने के लिए तैयार किया गया, और यह कालक्रम में आत्मनिर्भर ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के नेतृत्व में जो है डिजिटल अवसंरचना में प्रत्येक नागरिकों को उपयोगिता के बारे में जो है इसको जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता जो है की गई है। ठीक है, तो मोबाइल फोन पे जो है बैंक खातों की डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की अब जो है ज़्यादातर चीज़ जो है क्या होता है, डिजिटली होती जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की तो सब डिजिटल, देखो अब हम पढ़ा रहे हैं सब डिजिटल ही है, आपके पास पहुंच रहे हैं। देखो डिजिटल के जो है पोलर्स देखो, पिलर्स माने गए हैं। देखो ब्रॉडबैंड, हाईवे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम बात करें, इट्स IT जॉब है ये भी। ठीक है, एक्सिस मोबाइल जो है डिजिटली लेन देन हो जाता है, जो भी अगर आपको किसी भी चीज़ का वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखो, कृषि के लिए भी आपको जो है बहुत सारी जो है किसी भी चीज़ में अब ये अगर देखा जाए तो ग्लोबली जो है अब पूरी तरीके से जो डिजिटली है एक तरह से मामला हो गया। ठीक है, डिजिटल इंडिया का प्रसार, इस कार्यक्रम का मूल प्रसार भारत के नॉलेज फ्यूचर के लिए तैयार करना और रूपांतर की तैयारी, यानी IT इंडियन टैलेंट, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सारी चीज़ों में वही चीज़ है। अगर आप अपने दिमाग से सोचें तो इसके बारे में बहुत अच्छा आप जो है खुद समझ पाओगे। ठीक है, कार्यक्रम के व्यापक विजन के अंतर्गत अनेकों विचारों का योजनाओं के जोड़ने का लक्ष्य, ताकि प्रत्येक विचार बृहद विलक्षण और अभिन्न के प्रत्येक विचार को अपनी उपयोगिता। देखो अगर आपको डिजिटली नॉलेज नहीं होगी तो क्या होता है, देखो फ्रॉडों का फ़ोन आएगा और आपसे पता किया जाएगा, पता करते हैं लोग कि आप जो है अपने ATM का नंबर बताओ। ठीक है, ATM का नंबर बता देते हैं और फिर पूछते हैं, वो आप कहते हैं देखो तो आपके मोबाइल में एक SMS आया हो, वो SMS बताओ। तो इस तरीके से जो है उनमें से खातों में से पैसे निकल जाते हैं। इसलिए जो है और ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, बहुत ज़्यादा इनिशिएट करने के लिए जो ये प्रोग्राम सारे चलाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को जो है एक देखो, अगर इंसान डिजिटली हो जाएगा ना तो थोड़ा जो है उसको जो है ऊपर के जो ज्ञान जो है मिल पाएगा कि किस तरीके से हमें जो है आसानियत से जो है हमारा काम हो सकता है। ठीक है, विकास, इसलिए आगे देखिएगा, इसलिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं के पुनर्गठन का संचालन जो है सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर अपनाया जाएगा। कार्यक्रमों के डिजिटल इंडिया शीर्ष के अंतर्गत इसकी रूपांतरण क्षमता की विशेषता दिखाई गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम
देखो डिजिटल पहचान, मान के चलो अब देखो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आपके आधार कार्ड में कितने डिजिट है, 12 डिजिट है, ठीक है, रैंडम नंबर ऑफ यूनिक आइडेंटिटी। अब देखो मान के चलो आधार कार्ड का आपने देखा होगा तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये भारत आधार कार्ड जो है ये पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का प्रमाण है, पहचान का नहीं, ठीक है। क्या कहता है, पहचान का नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप सोचेंगे हमारा जो है स्थाई पता है, स्थाई पते के लिए है, तो ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है आपको बस ये दिखाता है कि आपको इंडिया के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, ठीक है। डिजिटल पहचान देता हमारी ये, अगर हम कहीं भी अंगूठा लगाएंगे तो हमारा सारा जो है ब्यौरा जो है उस पर आ जाएगा उनके सिस्टम पे, ठीक है। तो हमारी एक डिजिटल पहचान के लिए आधार का 12 अंकों का बायोमेट्रिक संख्या के आधारित पहचान पत्र स्थापित करता है, जो कि आप अनोखी ऑनलाइन और प्राथमिक 2016 से जो है इसको अपना अस्तित्व में आया। ये 2016 से जो है इसको जो है तेजी से इसको पर वो करा गया। वैसे तो 2012 से इसको चल रहा था ये, ठीक है। विधान के आधार विधान के अंतर्गत UIDAI के आधार पर नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार संबंधित कार्यों के सभी चरण, योजना, विकास, व्यक्तियों का आधार जो मतलब जो सब चीज़ों में लगना शुरू हुए हैं, तो कब से 2016 से जो है ये लगना शुरू हो गए हैं सब सारे चीज़ों में, मतलब योजनाओं में, ठीक है। अगर आपको पेंशन लेनी है तब आधार कार्ड, मतलब किसी भी योजना में अगर आप लगाएंगे तो आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। अब तक जो है 116 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं और आधार वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा डिजिटल लेन देन के भुगतान में भी सहायक भूमिका निभाता है। अगर आपका बैंक से आधार कार्ड लगा हुआ है तो आप खाली आधार कार्ड से नंबर बताओ, अंगूठा लगाओ, पैसे जमा करो या ले सकते हो, कितने लगभग 10,000 तक का आप लेन देन कहीं भी कर सकते हो। अगर आपके पास आधार बैंक की किताब हो या नहीं हो, जो भी कुछ भी हो या नहीं हो, बस आप क्या करोगे, किसी भी BC पॉइंट वाले के किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, उसके पास एक पोस्ट मशीन होती है, ठीक है, एक पोस्ट मशीन होगी, उसमें कार्ड को जो मशीन है उसमें अंगूठा लगाओगे, ठीक है, या फिर एक सिंगल मशीन आती है अंगूठे वाली, उसमें अंगूठा लगाओगे तो आपका जो है सारा जो भी है, अगर आपको पैसे निकालना है तो वो आपका विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगी, सारा सब कुछ काम हो जाता है उसमें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कैसा? संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार वित्तीय वर्ष के सब्सिडी लाभ योजनाओं के लक्षित अधिनियम 2016 में प्रावधानों के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो है किया गया था, ठीक है। देखो शुरुआत जो इसकी हो गई थी 2012 में हुई थी, ठीक है। इसको मान्यता जो दी गई थी कि ये सारी चीज़ों में लगाने के लिए, सब्सिडी के लिए, अब मान के चलो गैस सिलेंडर है आपका, ठीक है, गैस सिलेंडर की सब्सिडी कैसे से आ गई, तो आपके आधार कार्ड से आ गई। और दूसरी चीज़ क्या है, इससे लाभ क्या है हमें, अगर देखा जाए तो लाभ ये है कि जहाँ एक आधार कार्ड, एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड बन सकता है, दूसरा आधार कार्ड उसका बन नहीं सकता, दूसरा आधार कार्ड उसका नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको जो 12 अंक मिल गए हैं वो अंक आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, बस वही अंक आपके जो रहेंगे 12 अंक जो भी होंगे वही आपके रहेंगे, चाहे आप कितना भी उसमें संशोधन करो, कुछ भी करो, पर नंबर नहीं बदलेंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बस एक ही ये जो है आप डबल नहीं बनवा सकते, तो आप एक बंदा है एक ही जगह तो लाभ ले सकता है, बस वही इसके लिए जो है राशन कार्डों पे लगा दिए गए। इस वजह से कि पहले क्या होता था, घर में 5 बंदे नाम लिखवा दिए 10 के, तो 10 का राशन मिल गया, तो पहले ये हुआ करता था, अब नहीं होता। अब क्या होगा, अगर 10 बंदे हैं तो 10 आधार कार्ड आपको देना पड़ेंगे, 10 आधार कार्ड जब दोगे तभी उनका 10 का तुम्हें लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आधार कार्ड अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है एक करप्शन को रोकने के लिए और जो है सारे लोगों को जो है इससे आसानियत मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ों में जो है बदलाव आया है अगर देखा जाए तो, ठीक है। आधार सक्षम सेवाएं, अगर आधार सक्षम की सेवाओं की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में आप जो है देखने को मिलेगा। PDS के तहत अनाज की, देखो मैंने अभी बताया आपको, करोड़ राशन धारकों को जो है वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है इस वक्त इनिशिएटिव चल रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या है, आप किसी भी जगह रह रहे हो, ठीक है, तो आप वहीं से जो है अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है, ठीक है। जैसी मामलों में कमी आती है और अर्थव्यवस्था में 2 करोड़ जाली राशन कार्डों के सब्सिडी की प्रक्रिया पर रोक लगी है। देखो मैंने अभी बताया था, जो हो गया जाली राशन कार्ड जो बनते थे वो सब पे जो है रोक लग गई। अब क्या हुआ, अरे भाई मेरे घर में अगर 4 लोग हैं तो मैं 4 आधार कार्ड दिखाऊंगा तभी तो मेरा राशन कार्ड बनेगा, तो बस यही है। और पहले क्या होता था, 4 लोग घर पे हैं,
बता दिए 10 लोग हैं, 10 लोगों का राशन मिल गया। सरकार को तो खाली वो है ना, नाम जितना होना चाहिए बस इतने में मिल जाएगा। पहला उज्ज्वला योजना इसके अंतर्गत देखो सारी चीज़ें जो है एलपीजी वगैरह आपको सारे एकल दस्तावेज हो गया। ये कैसा एकल दस्तावेज है ये, ठीक है। आधार ने इसे बैंक खाता खोलने के लिए एकल दस्तावेज तौर पर सक्षम बनाया है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो है आधार कार्ड से अकाउंट खुल जाए, बस आप आधार कार्ड लेके जाओ, आपका आधार कार्ड अकाउंट खुल जाएगा। केवाईसी से बैंक खाते जो है केवाईसी नो योर कस्टमर। तो केवाईसी क्या होता है, देखो केवाईसी से क्या होता है, केवाईसी से बस खाली आपको जाना आधार कार्ड लेके बीसी पॉइंट पे, और आप जो है वहाँ पे जाके उसे दिखाएंगे, अंगूठा लगाएंगे और आपका जो है सारा डाटा जो है उसके सिस्टम पे आ जाएगा और आपका जो है अकाउंट वो खोल देगा, ठीक है। तो ये एकल दस्तावेज के रूप में जो है देखा जाएगा। आयकर जमा करने के लिए सत्यापन, ओटीपी, सारी चीज़ें। ओटीपी देखो अगर आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो उससे उसका सत्यापन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसमें जो है बहुत सारा अच्छा ये चीज़ मानी गई है। ऑनलाइन ई साइन हस्ताक्षर, देखो ये हस्ताक्षर क्या होता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई लक्ष्य साइन सुविधा के जरिए आवेदन की पहचान पुष्टि करने के लिए ये सुविधा ऑनलाइन डिजिटल ई साक्षर सेवा, देखो इसमें 2015 में इसे शुरू हुई थी, ठीक है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, देखो क्या होता, मान के चलिएगा कोई भी आपके पास पेड रख देते हैं वो, ठीक है, जो आपको जो स्कैन करने से बढ़िया रहता है। जैसे कोई भी चीज़ है वो साइन करे और उस पर जो है डाल दिए, ठीक है। तो कोई भी चाहे साइन है, इसे डिजिटली साइन कहते हैं, वो जाके जो है उसमें जाके लग जाते हैं, ठीक है, उसे डिजिटल साइन कहते हैं, ठीक है। इस साइन केवल कानूनी तौर पर माननीय तरीके के नागरिकों के दस्तावेजों को तुरंत हस्ताक्षर करने की सुविधा उपलब्ध करती है। आप जो है आपको जो है एक पेड दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा लो इसमें सिग्नेचर करो, तो आप उस पर सिग्नेचर करोगे। जैसे कि मान के चलें इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस में जो है आप जब जाओगे तो आपसे जो है उस पर साइन करवाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, एक पेड पे साइन करोगे आप, तो उस पर जब साइन करोगे तो आपके साइन स्क्रीन पे जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसी बस उस पर शो हो जाते हैं, वहाँ पे जो है वहीं पर सेट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से उमंग ये एक मोबाइल ऐप है, ये उमंग, ठीक है। उमंग ऐप जो है सर्वे करता है ये। इसमें क्या होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसमें क्या, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू इज गवर्नेंस की बड़ी सरकारी सेवाओं का प्रसार के लिए जो है सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म को 2017 में विकसित किया गया है। इसमें ये है UMANG को केंद्रीय प्लेटफॉर्म आधार और डिजी लॉकर, पेजियो और रैपिड असेंबल सिस्टम, ये सारी चीज़ों से जोड़ा गया। इसके जो है नागरिकों, केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा स्थानीय इकाइयों की उनकी एजेंसियों की सेवाओं के अखिल भारतीय स्तर की जान के पर प्राप्त कर सकते हैं और अंग्रेजी रीति में 12 भारतीय भाषाओं में जो है इसको जो मिलेगा आपको ये। तो इसमें जो है उमंग ये ऐप है, तो इसमें जो है आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें जो है ना इसे जो है डिजिटली करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी चीज़ को जो है आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कि आपको क्या चीज़ देखनी है, कोई भी चीज़ सरकार जो भी चीज़ है आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जो आधार कार्ड है, अगर उससे हम फिर अगर देखो सरकार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर चाहे तो सरकार तो चाहे तो जनसंख्या का अगर वो मतलब वो करे, क्या कहते हैं उसको, काउंट करे, तो अगर चाहे तो उससे भी कर सकती है। गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसको सर्विस को जो है, ठीक है, बड़ी सरकारी सेवाओं के प्रसार करने के लिए जो इसको जो है बनाया गया है, कौन सी, उमंग ऐप को, ठीक है। सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्रूवमेंट, देखो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली एप्लीकेशन है ये। कैसी है ये, जो है डिजिटल का कार्यक्रम के अंतर्गत ई गवर्नेंस के जरिए तकनीकी सहायता और सरकारी कामकाज में सुधार का इस पहल का शुभारंभ जो है 2015 में किया गया, ठीक है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवा के जरिए भारत सरकार ने सचिव और राष्ट्रीय
और राज्यों के प्रमुख सचिव एक ही मंच पर आते हैं, जहां प्रधानमंत्रियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण जो है योजनाओं के कार्यक्रम पर निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें राज्य स्तर की परियोजनाओं को तेज कार्य करने और उनके राज्य स्तर की विभागों से जुड़ी शिकायतों का माध्यम समाधान को तेजी आती है। तो इसमें जो है प्रगति का मतलब क्या है, एक तरह से जो है सरकारी कामकाज का जो है सुधार। ठीक है, प्रगति देखो उस चीज को रोकने के लिए है, जैसे मान के चलो कोई भी सरकारी काम है, फाइल पड़ी है तो पड़ी है, तो उस चीज को देखने के लिए, जो कि तेजी करने के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई फाइल अगर किसी ऑफिस में चली गई तो धूले चढ़ जाया करती थी उस पर, उसका काम ही नहीं होता था। तो उस तरीके से जो है उस चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, उस चीज़ों को तेजी लाने के लिए जो है प्रगति जो है ये चालू की गई। ठीक है, पोर्टल का यूज चालू का। ठीक है, चैप्टर देखिएगा 9 देख लेते हैं रक्षा के बारे में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए रक्षा के बारे में देख रहे हैं, सरकार देश की सबसे संबंधित प्रत्येक पक्ष की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह तथा रक्षा का मंत्रालय करता है, जो कि रक्षा बलों के उन्हें जिम्मेदारी उठाने के लिए जो है समुचित नीति और समाधान उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसमें जो है कमांडर चीफ। ठीक है, इसका एक कमांडर चीफ, इसका नेतृत्व कौन करता है, कमांडर चीफ। वर्ष 1955 में कमांडर इन चीफ का नाम बदलकर थल सेना प्रमुख कर दिया गया है। ठीक है, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख जो है इसकी जो है 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत रक्षा उपकरणों से जुड़ा अनुसंधान, विकास और उत्पादन आदि आता है। रक्षा जरूरतों के लिए आयात की जुड़ी योजनाओं के नीति निर्माण के लिए और कार्यान्वयन के लिए 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। कब, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की। बाद में इन दोनों विभागों को मिलाकर एक रक्षा उत्पादन विभाग के नाम बना दिया गया। 2004 में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादक विभाग कर दिया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान विकास विभाग का गठन हुआ, जबकि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना 2004 में हुई। इस मंत्रालय का प्रमुख रक्षा मंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है प्रमुख, कौन होता है, रक्षा मंत्री। 2019 में चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद सृजित किया गया, CDS, बिपिन रावत। ठीक है, कौन है इसके CDS के, बिपिन रावत। ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना में क्या है, आतंकवाद को देश झेल रही जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए नौसेना अनोखी अमानवीय प्रयास की पहल की है। देखो सद्भावना क्या इसमें जो है आतंकवाद को रोकने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के जरिए व्यापक समुदाय में सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, बेहद चुनौतियापूर्ण माहौल में आरंभ किया गया यह अभियान आवाम को मुख्य धारा से पुनः जोड़ने का प्रयास किया गया, जो आतंकवाद विरोधी रणनीतियों का हिस्सा है। ऑपरेशन सद्भावना का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक सेवाएं, अवसर संरचना ढांचे का पुनर्विकास और जनसेवा को बहाली के लिए विकसित करना और क्षेत्र के विकास के सुनिश्चित माहौल को तैयार करने के लिए। ठीक है, सरकारी प्रयासों को सशक्त बनाना। नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सीमा के आने वाले समुद्र का इस्तेमाल और सुरक्षित करना, और साथ ही दूसरे समुद्र में जो है विरुद्ध रक्षा करना। देखो आतंकवाद का क्या, आतंकवाद से जो है जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख की जनता जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रभावित रहती है आतंकवाद से। देखो आतंकवाद किसी एक प्रॉपर किसी मज़हब से नहीं मतलब नहीं है। आतंकवाद का मतलब जो होता है वो एक इंसान के अंदर जो है
उसके अंदर हैवानियत आ जाती है तो समझ लो वही आतंकवाद हो जाता है एक तरह से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में फैसले पर एक मोहर लगा दी है, ठीक है। इसमें कोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार युद्ध के क्षेत्र को छोड़कर बाकी देशों क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बाध्य है। ये करंट है, ठीक है, ये करंट है। सामाजिक और मानसिक कारण बताए गए देखो मानसिक कारण बताए गए महिलाओं को इस अवसर से वंचित करना भेदभावपूर्ण, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या, अगर पीरियड के होते हैं उसकी वजह से जो है इन चीज़ों में जो है इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, इनको शामिल नहीं किया जा रहा था, तो इसको जो है कोर्ट ने जो है इसको भेदभावपूर्ण बता दिया गया है, ठीक है। कमीशन प्राप्त रैंक, देखो तीनों सेनाओं के कमीशन प्राप्त रैंकों का प्रसार जो है दूसरी सेनाओं के उससे समान रैंक के सामने गई है। देखो थल सेना है, नौसेना, वायुसेना। अगर थल सेना का जनरल हो गया, इसमें एडमिरल कहा जाएगा, जो बड़ा जो चीफ वो होता है इसका, ठीक है, बड़ा अधिकारी एयर मार्शल कहे जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल कहा जाएगा। मेजर जनरल, इसको रियल एडमिरल कहा जाएगा इसको, और इसे एयर वाइस मार्शल कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये सबसे कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, ये क्वेश्चन बन जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर, ठीक है, मेजर, और ये जो है लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाएगा, स्वीडन लीडर हो जाएगा, कैप्टन, लेफ्टिनेंट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको ये पढ़ लेना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, मैंने आपको इसके बताया था, जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद में जब सेना में से जब सेना के सेना उसमें से जब रिटायर हुए हैं तो इनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का वो बना दिया गया। अधिकारी जनरल होगा जिसका जो है तीनों सेनाओं के जो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का जो है इनके पास जो है ये मामलों की रक्षा के मंत्रियों के प्रादेशिक सलाहकार, सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। कैसे? सैन्य सलाहकार बने हैं, काहे के थल सेना के भी सलाह दे सकते हैं, नौसेना के लिए भी, ठीक है, और वायुसेना के लिए भी। सीडीएस का कार्य क्या होता है? सीडीएस सेना के तीनों जो है अंगों के मामलों की रक्षा के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध परामर्श देते रहेंगे, ठीक है। अपनी रक्षा मंत्री जो है रक्षा मंत्री, ठीक है, इनको जो है अपनी सेनाओं के संबंध में परामर्श देते रहेंगे, मतलब बातचीत करते रहेंगे। सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली एक रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होगा तथा परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सीडीएस एकीकरण क्षमता विकास योजना के पश्चात आगे के कदम को पूर्ण रूप से पंचवर्षीय सुरक्षा से जुड़ी पूंजीगत अधिग्रहण योजना, 2 वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजना के कार्यान्वयन करेगा, ठीक है। अभियाई की कमी में इसके सतत अपव्यय, ठीक है, जो पैसों की कमी के सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं की कामकाज में सुधारों की लागू करेगा। मतलब कहने का मतलब ये जो है एक तरह से किसी भी चीज़ में अगर कमी आती है तो सीडीएस जो है इस चीज़ को देखेगा और रक्षा मंत्री से बात की जाएगी, ठीक है। मतलब एक तरह से तीनों सेनाओं का नेतृत्व करेगा एक तरह से, कौन सा? सैन्य सलाहकार, सीडीएस, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो कि ताकि अगर थोड़ी बहुत भी हमारे द्वारा अगर किसी को नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।